एवरीवन। रेवेंस सिद्दप्पा वर्सेस मल्लिका अर्जुन की जजमेंट के बारे में मैं आपको बताऊंगी। और इस पे मेरा एक प्रीवियस वीडियो भी है जिसमें सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट थी और उसे लार्जर बेंच के पास भेजा गया था। जो वीडियो मैंने 2 साल पहले अपलोड किया था उसे सबने बहुत ज़्यादा देखा और बहुत मेरे चैनल पे सबसे ज़्यादा उसी वीडियो को देखा गया है। बट अभी सुप्रीम कोर्ट की सितंबर में उस पर फाइनली वर्डिक्ट आ गई है कि जो इलिजिटिमेट चाइल्ड होते हैं उनके क्या राइट्स होते हैं पेरेंट्स की प्रॉपर्टी पे। तो मैं आपको बोलूँगी एक बार आप उस वीडियो को भी इसलिए देख लीजिएगा क्योंकि मैंने उसमें कुछ और बहुत डिटेल्स में बता रखा है। बट मैं फाइनल वर्डिक्ट आपको बताती हूँ कि अब क्या आया हुआ है सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट। मेरे को थोड़ा लेट हो गया इस केस के बारे में डिटेल्स देने में, बट मेरे पास बहुत कमेंट आ रहे थे तो मैंने सोचा मैं इसको फाइनली अब मैं इस पे बता दूं कि क्या है। तो मेरा कॉम्प्रिहेंसिव इस पे मैं आपको कॉम्प्रिहेंसिव मैंने पूरा इस पे मतलब मैं चाहूँगी कि मैं कॉम्प्रिहेंसिवली आप लोग को बताऊं। और मेरा खुद का रिसर्च भी है तो मैं आपको बताना चाहूँगी। अब वैसे भी मेरे को मैट्रिमोनियल केसेस अच्छे लगते हैं और इस टाइप के पार्टीशंस के केसेस। तो मैं आपको बताती हूँ रेवेंस सिद्दप्पा वर्सेस मल्लिका अर्जुन की जो अभी फाइनल वर्डिक्ट आई है उसमें 3 इशू ऑफ लॉ थे। सबसे पहला इशू ये था कि वेदर अ चाइल्ड हु इज़ कन्फर्ड legitimacy under section 16 clause 1 and 2 as a legitimate child। जैसे कि आपको पता है कि सेक्शन 16 के सबसेक्शन 1 और 2 के अकॉर्डिंग वाइड और वाइडेबल मैरिज के भी चाइल्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, लेजिटिमेसी हम उसे दे देते हैं। कोर्ट ये सेक्शन में ही ऑलरेडी बोला गया है। तो क्या ये इंटाइटल करता है उन चाइल्ड की जिनकी हमने लेजिटिमेसी ग्रांट कर दी है, वाइड और वाइडेबल मैरिज से हुए बच्चों को भी हम लोगों ने लेजिटिमेट ग्रांट कर दिया है एज पर द सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 एंड 2। तो क्या वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे भी क्लेम कर सकते हैं? ये सुप्रीम कोर्ट के पास एक पहला इशू था। सेकंड ये इशू था कि क्या जो लेजिटिमेसी हम कवर्ड करते हैं अंडर सेक्शन 16 में क्या वो उन्हें कोपार्शनरी बना देते हैं। whether the legitimacy of a child as covered under section 16 can be make them as a co-partner and thus जब उन्हें हम कोपार्शनर क्रिएट बता देते हैं या बोल देते हैं, जब उन्हें हम कोपार्शनर एज अ क्रिएट अगर कर देते हैं तो क्या वो यहाँ पे एक्चुअल पार्टीशन और नोशनल पार्टीशन की क्लेम कर सकते हैं या नहीं। 2 पॉइंट मैंने बताया, 2 इशू ऑफ लॉ। अभी थर्ड भी बताऊंगी कि क्या थर्ड एंड फोर्थ दोनों इसी में आ जाता है कि क्या वो एक्चुअल पार्टीशन या नोशनल पार्टीशन। फर्स्ट ये हो गया कि जिनको हम फर्स्ट ये था सुप्रीम कोर्ट के पास इशू ऑफ लॉ कि जो बच्चे जिनकी हम लोगों ने लेजिटिमेसी ग्रांट कर दी है, ऑल दो वो वाइड और वाइडेबल मैरिज से वो बच्चे हुए हैं बट उन्हें लेजिटिमेट बोला जाता है एज पर दी सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 एंड 2। तो क्या उन्हें हम ये राइट प्रोवाइड करवा देते हैं कि वो अपने एंसेस्ट्रल की भी प्रॉपर्टी पे क्लेम कर सकें, कोपार्शनरी प्रॉपर्टी पे। दूसरा कि क्या उन्हें हम लोगों ने कोपार्शनर कंसिडर कर लिया है जब हम लोगों ने उन्हें लेजिटिमेट बोल दिया है। थर्ड क्या था, अगर वो कोपार्शनर हो जाते हैं तो क्या वो पार्टीशन और नोशनल पार्टीशन की क्लेम कर सकते हैं या नहीं। 3 हो गए। तो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि नोशनल पार्टीशन क्या होता है, क्योंकि जब आपको नोशनल पार्टीशन समझ में आ जाएगा तो आपको ये मैं जब आगे एक आपको सुप्रीम कोर्ट ने एक हाइपोथेटिकल जो चीफ जस्टिस थे DY चंद्रचूड़, उन्होंने एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन देकर उसके अकॉर्डिंग उन्होंने सारा ये कॉन्सेप्ट समझाया। तो सबसे पहले मैं नोशनल पार्टीशन बताती हूँ क्या होता है। नोशनल पार्टीशन होता है एज पर द सेक्शन 6 सब सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग ये होता है कि एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट करता है सेक्शन 6 और उसके साथ जो एक्सप्लेनेशंस भी अटैच्ड है। तो सेक्शन 6 सब सेक्शन 3 ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट एक ये डीमिंग प्रोविज़न है जो कि हिंदू मिताक्षरा स्कूल से जो गवर्न होते हैं हिंदू, उनके बीच एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट किया जाता है और नोशनल पार्टीशन दिया जाता है। तो फिर बात ये आती है कि आपने हाइपोथेटिकल सिचुएशन बोल दिया बट नोशनल पार्टीशन होता क्या है। नोशनल पार्टीशन ये होता है कि अगर किसी मेल मिताक्षरा स्कूल की किसी मेल कोपार्शनर की डेथ हो जाती है और उन्होंने कोई भी अपना प्रॉपर्टी को डिवाइड नहीं किया होता है अपने अपने मतलब अपने वाइफ के बीच और अपने बच्चों के बीच, उन्होंने प्रॉपर्टी को विदाउट
कोई डिवाइड की है, अगर उनकी डेथ हो जाती है, तो उस केस में नोशनल पार्टीशन को ऐसे मान लिया जाता है कि वो प्रॉपर्टी डिवाइड ऑलरेडी हो गई थी अगर वो होते तो। मतलब उनके डेथ के बाद भी हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये प्रॉपर्टी ऑलरेडी डिवाइड हो गई थी अगर वो होते तो। मैं आपको सिचुएशन बताऊंगी कैसे, आपको फिर समझ में आ जाएगा। जब मैं आपको इलस्ट्रेशन बताऊंगी तब आपको और क्लियर हो जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हुए इन तीनों क्वेश्चन का आंसर दिया, वो मैं आपको बताती हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने DY चंद्रचूड़ ने इसमें ये बात बोली कि आप एज्यूम कीजिए कि इलस्ट्रेशन दिया उन्होंने कि एक को पार्टनर है हिंदू फैमिली का, HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का, और उनकी एक को पार्टनरी प्रॉपर्टी है। जो हिंदू फैमिली का जो को पार्टनरी है उसमें C1, C2, C3, C4 चार भाई आप ले लीजिए। चार भाई हैं, C1, C2, C3, C4, C1, C2, C3, 4, ऐसे सुप्रीम कोर्ट ने यही बताया। उसमें से C2 की डेथ हो गई, तो C2 के डेथ के बाद क्या होता है ना, जो C2 के पास C2 के जो सर्वाइवल होते हैं, उनके जो C2 इज सर्वाइव्ड बाय, उनकी एक विडो होती है प्लस उनकी एक डॉटर होती है। जो डॉटर होती है और उसके साथ साथ एक उनका सन होता है, बट जो सन होता है ना वो इलेजिटिमेट होता है, जो कि वॉइड मैरिज से हुआ होता है। तो जैसा कि आपको पता है कि वॉइड मैरिज से जो बच्चा होता है उसे हम नल और वॉइड बोलते हैं एज पर सेक्शन 11 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। बट सेक्शन 16 सब सेक्शन 1 में भले हम मैरिज को वॉइड डिक्लेयर करवा देते हैं, बट जो चाइल्ड होता है वो लेजिटिमेट होता है। और जैसे कि आपको पता है कि हिंदू सक्सेशन एक्ट में अब डॉटर को भी को पार्टनरी माना जाता है। एक और चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, जो विडो होती है वो कभी भी को पार्टनर नहीं होती है। तो यहाँ पे मैं आपको सिचुएशन फिर से एक बार और रिपीट करती हूँ। एक फैमिली है जिसमें चार भाई हैं, चार को पार्टनर है, C1, C2, C3, C4। चारों भाइयों में प्रॉपर्टी की डिवीज़न नहीं हुआ होता है। उसमें से क्या होता है, C2 की डेथ हो जाती है। C2 की डेथ के बाद उनके पीछे कौन कौन होते हैं, उनकी एक विडो होती है, ऑब्वियस सी बात, उनकी वाइफ विडो, प्लस उनकी एक डॉटर होती है, बट जो सन होता है ना वो इलेजिटिमेट होता है। अब कोर्ट ने बोला कि इस सिचुएशन में हमें क्या करना है, उसके बारे में कोर्ट ने यहाँ पे बताया। तो यहाँ पे उसका पूरा इलस्ट्रेशन एक्सप्लेन किया सुप्रीम कोर्ट ने, वो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी। इस केस में ऐसे प्रॉपर्टी डिवाइड होगा, वो मैं बताती हूँ। इस सिचुएशन में ऐसा माना जाएगा कि नोशनल पार्टीशन ऑलरेडी हो चुका है। किसके किसके बीच नोशनल पार्टीशन हो चुका है, C2 के साथ साथ उनके तीनों भाइयों के बीच में। तो C1, C2, C3, C4, तो प्रॉपर्टी का 1/4, 1/4, 1/4 चारों भाइयों में डिवाइड हो गया। जब 1/4 नोशनल पार्टीशन में डिवाइड हो गया, उसके बाद हम क्या करेंगे, नोशनल पार्टीशन की डिवाइड के बाद पार्टीशन किसके किसके बीच करेंगे, C2 के साथ साथ, जो C2 है जिसकी डेथ हो गई है, C2 के साथ साथ उनकी वाइफ और उनके डॉटर के बीच में करेंगे। सन को नहीं करेंगे इसमें कंसिडर। पार्टीशन किसके बीच करेंगे, C2 के साथ, वाइफ के साथ, डॉटर के साथ। तो C2 को कितनी प्रॉपर्टी मिली थी, जो प्रॉपर्टी उनके भाइयों के बीच डिवाइड हुई थी, 1/4। मैं यहाँ पे एक डायग्राम भी अटैच कर दूंगी, आप वो देख लीजिएगा। जो 1/4 मिला C2 का, उससे फर्दर डिवाइड किया जाएगा C2 के बीच में, उनकी वाइफ के बीच में और डॉटर के बीच में। फिर उस प्रॉपर्टी का कितना हो जाएगा, 1/12, 1/12, 1/12, ये पार्टीशन में हो गया। इसके बाद जब C2 की डेथ, ये तो हमने नोशनल पार्टीशन एज अ फ्रिक्शन क्रिएट करते हैं एज पर दी सेक्शन 16 की अकॉर्डिंग, सॉरी सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग, सेक्शन 6 एक्सप्लेनेशन 1 के अकॉर्डिंग, ये हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट करते हैं। यहाँ पे नोशनल पार्टीशन पहले हुआ C2 के भाइयों के बीच में, फिर पार्टीशन हुआ C2 के बीच में, C2 की वाइफ के बीच में और डॉटर के बीच में। तो 1/4 का कितना प्रॉपर्टी डिवाइड हो गया, 1/12 पार्टीशन हो गया। बट C2 की जब डेथ हो जाएगी ना, तो C2 की डेथ के बाद जो उसकी प्रॉपर्टी है, उसके बाद वो किस में डिवाइड होगी, जैसा कि आपको पता होगा हिंदू सक्सेशन एक्ट की सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग, जो फर्स्ट हायर होते हैं क्लास 1 के जो हायर्स होते हैं उनके बीच प्रॉपर्टी डिवाइड होती है। अगर प्रॉपर्टी में कोई भी अगर डिवीज़न नहीं हुआ होता है, पार्टीशन नहीं हुआ होता है, तो इनटेस्टेड सक्सेशन होता है।
तो यहाँ पे क्लास 1 के जो हायर्स होते हैं उनकी सक्सेसर राइट्स हो जाती हैं। तो यहाँ पे जो C2 के हायर्स कौन कौन बन जाएंगे, इस केस में C2 के हायर्स बनेंगे C2 की वाइफ, डॉटर और वो जो इलिजिटिमेट सन था जिसको हम लोगों ने लेजिटिमेट चाइल्ड का ग्रांट किया है सेक्शन 16 के अकॉर्डिंग, 16 के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे इंटेस्टेड सक्सेशन होगा विडो के बीच, डॉटर के बीच प्लस सन के बीच। तो C2 का जो प्रॉपर्टी जितना मिला था ना, C2 को कितना मिला था पार्टीशन में वाइफ और डॉटर के बीच में 1/12। तो फिर ये जो 1/12 है ना, इसका हम 1/3 डिवाइड करेंगे, मतलब सन के बीच में, वाइफ के बीच में और डॉटर के बीच में। तो इसका यहाँ पे जब इंटेस्टेड सक्सेशन होगा, यहाँ पे जब प्रॉपर्टी डिवाइड होगी तो सबको कितना शेयर मिलेगा, 1/36, 1/36, 1/36, वीडो को भी, डॉटर को भी और सन को भी। फिर मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ फाइनली वाइफ का शेयर कितना हो गया। वाइफ ने पहला शेयर कितना लिया था, वाइफ ने शेयर लिया था पहले पार्टीशन में, कितना लिया था 1/36 लिया था, 1/12 लिया था, कितना लिया था 1/12 लिया था पार्टीशन में, जब हस्बैंड के बीच में हुआ था, वाइफ के बीच में हुआ था, डॉटर के बीच में हुआ था, 1/12 लिया था। और फिर यहाँ पे जब ये सक्सेशन हो रहा है किसके किसके बीच में, सन के बीच में, क्योंकि वो इलेजिटिमेट है बट उसको लेजिटिमेट माना जाता है तो वो सक्सेसरी राइट उसकी होती है। तब जब प्रॉपर्टी डिवाइड हुई 1/12 की 1/12 को जब हम लोग 1/3 में किया तो 1/36, तो जो वाइफ है उसके पास 1/36 प्लस 1/12 12 प्रॉपर्टी है, इतना उसके पास है ओवरऑल। डॉटर के पास 1/36 प्लस 1/12, क्योंकि उसके पास सक्सेशन में भी जितना प्रॉपर्टी मिला उतना भाग प्लस नोशनल पार्टीशन का भाग 1/12, एंड सन के पास केवल सक्सेशन वाला जो भाग मिला उतना ही होगा, तो उसके पास 1/36 होगा। क्यों, क्योंकि वो नोशनल पार्टीशन और पार्टीशन में कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करता है। जो इलिजिटिमेट चाइल्ड होता है उसका राइट केवल उसके फादर की प्रॉपर्टी पे जो उसको राइट मिल जाती है ना आफ्टर दी पार्टीशन एंड नोशनल पार्टीशन, उस राइट पे वो बस क्लेम करता है। तो फादर की जो प्रॉपर्टी जो पहले नोशनल पार्टीशन उनके भाइयों के बीच में हुआ, वाइफ के बीच में हुआ, जब उनकी पार्टीशन हो गई तब फादर की प्रॉपर्टी का उनको जितना मिल गया, कितना मिला फादर को 1/12 मिला, तो वो 1/12 का ही वो शेयर लेगा। सक्सेशन राइट उसके पास होगा और सक्सेशन राइट में अदर हायर्स के साथ वो प्रॉपर्टी पे उतना उसको राइट मिलेगा। इसलिए सन को केवल 1/36 ही मिला है और वाइफ को और डॉटर को 1/36 प्लस 1/12 मिला है। जो सन है ना उसको कितना हिस्सा मिला है, 1/12 ऑफ 1/3, मतलब 1/12 किसका, जो फादर के बीच और उनकी विडो के बीच और डॉटर के बीच जो 1/12 हुआ था उसका 1/3। 1/3 मीन्स फादर के डेथ के बाद उनकी विडो प्लस उनकी डॉटर और प्लस सन का खुद का, तो ये इसका जब हुआ तब उसको 1/36 मिला। तो सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली इस केस में क्या डिसाइड किया, आपको अब समझ में आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड कर दिया कि जो इलेजिटिमेट चाइल्ड होता है वो कभी भी कोपार्टनर नहीं होता है। पहला इशू ऑफ लॉ का आंसर मिल गया आपको इस इलस्ट्रेशन से भी कि वो क्या नहीं होता है, कोपार्टनर नहीं होता है। पहला ये हो गया। जब वो कोपार्टनर नहीं होता है तो वो पार्टीशन में भी पार्टिसिपेट नहीं करता है, एक्चुअल पार्टीशन में भी, और ना ही वो नोशनल पार्टीशन में पार्टिसिपेट करता है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गया। थर्ड, क्या वो शेयर लेगा फादर की प्रॉपर्टी में, तो फादर की प्रॉपर्टी में वो फादर की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में लेगा, प्लस फादर की अगर उस प्रॉपर्टी की पार्टीशन के बाद जितना शेयर मिलता है ना, मतलब HUF का, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी उसमें पार्टीशन हो जाता है, जब पेरेंट्स को शेयर मिल जाता है तब वो उसमें अपना शेयर लेगा। कभी भी वो पार्टीशन का क्लेम नहीं करता है, ना ही वो कोपार्टनर है, ना ही वो नोशनल पार्टीशन है। उसका राइट केवल फादर की प्रॉपर्टी पे है, एक्वायर्ड, सेल्फ एक्वायर्ड। सेल्फ एक्वायर्ड मीन्स या तो फादर की अपनी अर्न की हुई
या फादर को जो प्रॉपर्टी एक्वायर मतलब मिल जाती है आफ्टर द पार्टीशन ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, की जो प्रॉपर्टी होती है उसके पार्टीशन के बाद जो मिलती है तभी उस प्रॉपर्टी पे उसका राइट होता है। ये फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर दिया कि जो इलेजिटिमेट चाइल्ड होते हैं, जो कि वॉइड और वॉइडेबल मैरिज से जो बॉर्न होते हैं, उन्हें हम लेजिटिमेट तो मानते हैं एज पर द सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 एंड 2, बट हम उन्हें कभी भी को पार्टनर नहीं मानते हैं। और जब हम उन्हें को पार्टनर नहीं मानते हैं तो हम उन्हें को पार्टनरी राइट भी नहीं देते हैं। ना ही उनके पास पार्टीशन का राइट होता है, ना ही वो पार्टीशन का उनके पास राइट होता है, और ना ही वो पार्टीशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि नोशनल पार्टीशन कब होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि नोशनल पार्टीशन सेक्शन 6 की एक्सप्लेनेशन 1 के अकॉर्डिंग कब होता है, जब उस पर्सन की डेथ हो जाती है तो हम एज अ फिक्शन क्रिएट करते हैं। जब किसी भी हिंदू को पार्टनर की डेथ हो जाती है तो हम एक फिक्शन क्रिएट करते हैं कि अगर वो पर्सन होता तो उसकी प्रॉपर्टी कैसी डिवाइड हुई होती। तो सेम हम मान कर चलते हैं कि प्रॉपर्टी डिवाइड हो चुकी है डेथ से कुछ सेकंड पहले, कुछ मिनट पहले। तो सबसे पहले हम उस पर्सन की प्रॉपर्टी को डिवाइड करते हैं अगर उनके साथ अनदर को पार्टनर है। जब हम उसे डिवाइड कर देते हैं तब उसके सक्सेसर के बीच हम उस प्रॉपर्टी को डिवाइड करते हैं। और उस सक्सेसरी राइट में अब जो हम इलेजिटिमेट चाइल्ड होते हैं वो सक्सेसर होते हैं, उनके पास सक्सेशन का राइट होता है कि वो क्लास 1 के हायर में आते हैं तो वहाँ से बस प्रॉपर्टी का राइट लेंगे। जो उनके फादर का जो प्रॉपर्टी में पार्टीशन के बाद प्रॉपर्टी में जो उनका शेयर डिसाइड हो जाता है उसमें वो शेयर क्लेम करते हैं। कभी भी वो पार्टीशन में क्लेम नहीं करते, ना ही वो नोशनल पार्टीशन में कभी क्लेम कर सकते हैं, और ना ही वो को पार्टनर होते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने बताया। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि अगर हम जो हिंदू अगर हम जो इलेजिटिमेट चाइल्ड है अगर हम उन्हें को पार्टनरी बना देंगे तो फिर जो सेक्शन 16 का सब सेक्शन 3 है जिसमें ये बात बोली गई है कि वो केवल पेरेंट्स की ही सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी को ही क्लेम कर सकते हैं, तो इस सेक्शन का फिर पूरा का पूरा पर्पस ही फेल हो जाएगा, जो कि कॉन्ट्राडिक्शन में आ जाएगा। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 16 सब सेक्शन 3 में और हिंदू सक्सेशन एक्ट की सेक्शन 6 में, इन दोनों में हारमोनियस किया और हारमोनाइज किया, और इससे फाइनली यही डिसाइड किया कि जो हिंदू हिंदू मिताक्षरा स्कूल्स के जो होते हैं वो केवल जो बाय बर्थ जो होते हैं, जो मतलब लेजिटिमेट चाइल्ड होते हैं, जो कि केवल मतलब वैलिड मैरिज से होते हैं, वही पार्टीशन का क्लेम कर सकते हैं और वही को पार्टनर होते हैं। इलेजिटिमेट चाइल्ड को हम ऑल दो लेजिटिमेसी ग्रांट करते हैं बट उन्हें कभी भी हम को पार्टनरी राइट ग्रांट नहीं करेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली डिसाइड कर दिया है। और मैं आपको बोलूँगी जो ये मैंने आपको इलस्ट्रेशन बताया है, इस इलस्ट्रेशन को एक बार और आप पढ़िएगा, आपको और क्लियर हो जाएगा। और कोई डाउट होना तो आप एक बार ही जजमेंट्स को खुद भी पढ़ लीजिएगा। मैंने इस जजमेंट्स को बहुत अच्छे से पढ़ा और उसके बाद मैंने इसको इस डायग्राम के थ्रू मैंने सिंप्लीफाई किया है कि आपको समझ में आ जाए। तो आप एक बार इस डायग्राम को भी अच्छे से देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे पूरा का पूरा इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने इलस्ट्रेशन के साथ ये सारा चीज़ बता दिया। तो फाइनली कंक्लूजन ये निकलता है इस केस के बाद कि जो इलेजिटिमेट चाइल्ड होते हैं, जो वॉइड और वॉइडेबल मैरिज से होते हैं, उनको हम लेजिटिमेसी ग्रांट कर देते हैं। जब हम उन्हें लेजिटिमेसी ग्रांट कर देते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि वो को पार्टनर बन गए हैं। को पार्टनर कभी नहीं बनेंगे, और ना ही वो पार्टीशन एक्चुअल पार्टीशन का क्लेम कर सकते हैं और ना ही नोशनल पार्टीशन का क्लेम कर सकते हैं। उनको केवल उनके फादर की प्रॉपर्टी पे ही उनका राइट है। अगर फादर की डेथ हो जाती है तो जो फादर की डेथ के बाद सबसे पहले उनके जो को पार्टनर हैं उनके बीच प्रॉपर्टी डिवाइड होगी, और अगर वीडो है तो उन सब के बीच में नोशनल पार्टीशन होगा। देन नोशनल पार्टीशन के बीच जो फादर का जो प्रॉपर्टी का जो हिस्सा डिवाइड हो, मतलब हिस्सा जो पता चल जाएगा ना कि फादर का कितना हिस्सा बनता है उनके को पार्टनर के साथ। अगर उनकी वाइफ है और उनके जो बच्चे हैं, तो बच्चे होंगे तो को पार्टनर होंगे, तो उसमें उनका जो हिस्सा डिवाइड हो जाएगा। तो उसके बाद जो फादर के अगर इलेजिटिमेट कोई चाइल्ड है तो वो एज अ सक्सेसर है, उसे क्लास 1 का हायर माना जाता है इलेजिटिमेट चाइल्ड को भी। तो
तो वहाँ पे उनके साथ फिर उस प्रॉपर्टी के शेयर को शेयर करेगा और देन उसका उतना भाग उस प्रॉपर्टी पे होगा। आई होप आपको कुछ समझ में आया हो इस वीडियो के थ्रू जो मैंने आपको समझाने का ट्राई किया। मैं आपको बोलूँगी आप एक बारी डायग्राम को अच्छे से देखिएगा, आपको और समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या समझाने की यहाँ पे ट्राई की है, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एंड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं ट्राई करूँगी कि मैं कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन का आंसर दूँ। थैंक यू सो मच।